इस आर्टिकल को देखिए। इसमें एक यूजर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि 12 साल पोलो कार चलाने के बाद उन पर अगर किसी कार ने इम्प्रेशन छोड़ा है तो वो है फॉर्च्यूनर। उनका कहना है कि मैं जानता हूँ कि 45-50 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे इससे कम खर्चा करते हैं और भले ही मुझे 60 से 70 हजार रुपए मंथली EMI देनी पड़े, पर मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर ही लेना पसंद करूंगा क्योंकि इससे बेहतर कोई और गाड़ी नहीं है। और ये हाल सिर्फ इन्हीं का नहीं है बल्कि हर दूसरे इंसान और SUV कार कंपनीज का है। इसमें आप देख सकते हैं कि पास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन SUV कार कंपनीज ने ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ करी है। जरा महिंद्रा स्कॉर्पियो ही देख लो, जहां मार्च 2023 में महिंद्रा स्कॉर्पियो की 8,788 यूनिट्स सोल्ड हुई थी, वहीं मार्च 2024 में ये नंबर बढ़कर 15,151 हो चुका है। और आफ्टर कोविड देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 43% मार्केट शेयर सिर्फ SUV कार कंपनीज का है। यानी अब ज्यादा लोग छोटी हैचबैक कार और सीडेन की तरफ नहीं जा रहे हैं, सबको कॉम्पैक्ट SUV और बड़ी SUV कार ही लेनी है। पर क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। कोविड से पहले की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, लोग ज्यादा समझदार थे, पर जैसे जैसे कंपनीज का और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, सबको समझ आ गया है कि गाड़ी होनी चाहिए तो ऐसी जिसमें अच्छा माइलेज मिले, सनरूफ हो, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और ऑटोमेटिक हो। और ये सारी क्वालिटीज किस गाड़ी में मिलेगी? SUV। अब जो आप ये अपना फेवरेट यूट्यूबर को देखकर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां उठा लेते हो, क्या आपको पता है कि इन 40-45 लाख की गाड़ियों में 18 लाख तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को जाता है एज ए टैक्स। और पता है इस पर कार कंपनियां कितना कमाती हैं? मात्र 30 से 40 हजार रुपए। और बस यही नहीं बल्कि कुछ खास केसेस में तो गवर्नमेंट 50% से ज्यादा का भी टैक्स चार्ज कर लेती है, जो एक एंड यूजर को पता ही नहीं होता। बेचारा 1 करोड़ की गाड़ी 3.5 करोड़ एक्स शोरूम प्राइस देखकर लेने चला जाता है, फिर उस पर खर्चे अलग। और तो आपको एक और डाटा जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 80% कार फाइनेंस्ड है। यानी लोग सिर्फ अपने शौक के लिए, सिर्फ अपने स्टेटस के लिए इन टैक्सेस और EMIs के जंजाल में फंसकर अपनी पूरी वेल्थ तबाह कर बैठते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये सब तो महंगी गाड़ियां हैं, पर मैं तो 7-8 लाख से ज्यादा की गाड़ी ले ही नहीं सकता, तो वेट। एग्जाम्पल के लिए एक सीडेन को लेते हैं, जैसे कि डिजायर, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन। तो मान लो आपकी नई नौकरी लगी और 6 महीने बाद आप डिजायर के बेस मॉडल खरीदने गए। डिजायर का एक्स शोरूम प्राइस है 6,56,000 रुपए। बट हियर्स द कैच, दरअसल ये जो 6,56,000 वाला आप प्राइस देख रहे हो, इसमें 2 तरह के टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। पहला है GST और दूसरा है सेस। इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हो कि गाड़ियों पे 28% GST के अलावा सेस चार्जेस भी लगता है, जो एक स्पेशल तरह का टैक्स होता है। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो ये 22% तक लगता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डिजायर की, जो 4 मीटर वाली फर्स्ट कैटेगरी में आती है, इसलिए इस पर टोटल टैक्स लगता है 28% प्लस 1%, यानी कि 29%। यानी बिफोर टैक्स आपकी डिजायर की वैल्यू थी केवल 5,08,527 रुपए, लेकिन टैक्स लगाकर ये आपको दिख रही है 6,56,600 रुपए की। पर अभी तो गाड़ी सिर्फ शोरूम में ही है, उसे रोड पर निकालने के लिए आपको RTO ऑफिस जाना होता है और वहाँ पर पे करना होता है एक और टैक्स, जिसे हम कहते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अब ये टैक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। दिल्ली में ये 7 से 8% के बीच है, यानी अभी तक इसकी वैल्यू हो चुकी है 6,56,500 रुपए प्लस 54,955 रुपए, यानी कि 7,11,455 रुपए। और अभी तो रुको, गाड़ी अभी भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एक और खर्चा है और वह है इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये मेंशन्ड है कि हर गाड़ी को रोड पर चलाने के लिए उसका इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। आई नो थोड़ा वियर्ड है क्योंकि हम लोगों के लिए अपने आप का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी नहीं है, जो कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट गाड़ी का इंश्योरेंस जरूरी है। अब इंश्योरेंस करने के लिए भी अलग अलग कंपनीज होती है। आप जब भी कभी गाड़ी लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको एजेंट्स बैठे मिल जाएंगे। अब इंश्योरेंस भी अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग होता है, लेकिन अगर गाड़ी बड़ी है तो इंश्योरेंस काफी ज्यादा अमाउंट का होगा, लेकिन छोटी गाड़ी के केस में ये इंश्योरेंस अमाउंट थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिजायर की बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल इंश्योरेंस होता है 38,184 रुपए का, जिसमें ओन डैमेज, थर्ड पार्टी और पर्सनल एक्सीडेंट सभी तरह के प्रीमियम इंक्लूड होते हैं। यानी अब अगर टोटल प्राइस देखा जाए तो 6,56,500 की गाड़ी 7,49,639 रुपए की हो चुकी है। पर इंश्योरेंस का क्या है ना, आपको सारा अमाउंट एक साथ पे नहीं करना पड़ता। इस 38,184 में से पहले साल आपको केवल 10 से 12,000 रुपए पे करने होते हैं और बाकी साल दर साल प्रीमियम रेट कम होता रहता है। अब इस प्रीमियम के रेट का कम होने का कारण है एक हिडन खर्चा, जिसे कोई भी इंसान कभी कैलकुलेट नहीं करता, और वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब आपकी गाड़ी की वैल्यू हर साल कुछ परसेंटेज से कम होती चली जाती है। कार 24 के इस डेटा के हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि हर नई गाड़ी पहले 6 महीने या साल भर में 15% से डेप्रिशिएट हो जाती है। आप कोई सी भी गाड़ी खरीदो, शोरूम से बाहर निकलते हो उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है और आप देख ही सकते हैं कि 4-5 साल बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू 50% तक डेप्रिशिएट हो जाती है। यानी 7.5 लाख की गाड़ी जब आप मार्केट में बेचने जाओगे तब आपको सिर्फ 3,75,000 रुपए के आसपास ही मिलेंगे। और यहाँ तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपनी गाड़ी को सही
सही तरीके से संभाल कर रख रखा है, उसमें कोई भी खराबी या डेंट्स नहीं है, और अगर हुआ तो भाई 3,75,000 रुपए भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलो ये तो हम छोटी गाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन जैसे खर्चे के बारे में जानने के बावजूद भी लोग महंगी और बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। उन्हें 7-8 लाख या 40-50 लाख का एक डेप्रिशिएबल एसेट पे खर्चा करना ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू बाइंग प्रॉफिटेबल एसेट्स। लेकिन अब गाड़ियों का ट्रेंड है तो लोग खरीदेंगे ही, और यहाँ भी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कार फुल कैश पेमेंट पे खरीदोगे, लेकिन जहाँ आपने लोन ऑप्शन चूज किया तो एक और खर्चा आपका इंतजार कर रहा होता है, और वो है इंटरेस्ट कॉस्ट एंड EMIs। इंडिया के अंदर हर 5 में से 3 लोग गाड़ी खरीदने के लिए लोन ऑप्शन चूज करते हैं, और मानो या ना मानो आफ्टर कोविड ये कार्स और कार लोन्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख ही सकते हैं 2019 के कंपैरिजन में 2023 में कार लोन्स और फाइनेंस्ड व्हीकल्स 77 से 80% बढ़ चुके हैं। लोगों को लगता है कम पेमेंट देनी पड़ेगी, हर महीने कम पैसा कटेगा, एक साथ सारा पैसा देने से बढ़िया है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने पैसा देते रहेंगे और गाड़ी का इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि वही 7.5 लाख की डिजायर हमें फाइनेंस करवानी है, तो इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से आपको 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, जो की होती है 1.5 लाख रुपए। यानी 1.5 लाख की डाउन पेमेंट के बाद आपको रेस्ट 6 लाख रुपए की वैल्यू पर लोन मिलेगा। और आप देख ही सकते हैं आज की डेट में कार लोन पे करंट इंटरेस्ट लगभग 9% तक चल रहा है। अब इस EMI कैलकुलेटर में देखो, अगर आप 6 लाख का लोन इस 9% के हिसाब से लेते हो तो आपको 6 लाख के लोन के लिए मंथली 12,455 रुपए का अमाउंट पे करना होगा, और इन 5 सालों में जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा वो होगा 1,47,301 रुपए। यानी अब आपकी कार की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 7,49,639 प्लस 1,47,301 रुपए, तो टोटल होता है 8,96,940 रुपए, जो कि अराउंड है 9 लाख रुपए के। अब आप देख ही सकते हो कि 6.5 लाख की गाड़ी के लिए लोग 9 लाख तक देने के लिए तैयार हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस रेगुलर EMI पेमेंट में भी कुछ लोग डिफॉल्ट कर देते हैं, और जब EMI पेमेंट स्टॉप करते हो या लोन में डिफॉल्ट करते हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते इंटरेस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि एक मिडिल क्लास उसमें बुरी तरीके से ट्रैप हो जाता है, और फिर हर सुबह उठकर वो सिर्फ इसीलिए काम पर जाता है ताकि लोन को पे ऑफ कर सके। चलो यहाँ तक तो हमने मोस्टली सभी खर्चों की बात कर ली, पर एक सबसे बड़ा खर्चा जो भी हम लोग मिस कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ रनिंग। क्योंकि सिर्फ गाड़ी खरीदना ही खर्चा नहीं होता, बल्कि उस गाड़ी को चलाना और उसकी मेंटेनेंस करना भी खर्चा होता है, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा है पेट्रोल। इंडिया में पेट्रोल के रेट्स बहुत ही तेजी से बढ़ते और घटते रहते हैं, और आप देख ही सकते हैं पिछले 10 साल में पेट्रोल का रेट 66 रुपए से 96 रुपए तक पहुंच चुका है, और ये आगे भी बहुत तेजी से बढ़ता रहेगा, और कहीं कहीं जगह पर तो 110 रुपए तक हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी गाड़ी के लिए तेल पर कितना खर्चा होता है। इस चार्ट में देखोगे, अगर आप रोजाना 70 किलोमीटर ट्रेवल करते हो और आपकी गाड़ी पेट्रोल है और 15 का माइलेज दे रही है, तो डेली आपका खर्चा आएगा 442 रुपए। महीने का तेल का खर्चा होगा 13,260 रुपए, और साल का खर्चा होगा 1,61,340 रुपए। और अगर 5 साल का खर्चा देखा जाए तो 8,06,700 रुपए। यानी अगर टोटल 5 साल के लिए गाड़ी का खर्चा देखा जाए तो बनता है 9 लाख की गाड़ी और 8 लाख पेट्रोल का, यानी टोटल खर्चा हुआ लगभग 17 लाख रुपए का। और मेंटेनेंस और सर्विस का खर्चा मिला दिया जाए तो 17,50,000 रुपए तक पड़ ही जाएगा। और ये तो तभी जब आने वाले सालों में पेट्रोल का दाम ना बढ़े, यानी 5 सालों में आप लगा लो 6.5 लाख की गाड़ी आपको 17.5 लाख से 18 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। लगाना शौक। आप सोच के गए होंगे कि 6.5 लाख का खर्चा होगा और हो गया 17.5 लाख का। यही है सबसे बड़ा वेल्थ किलर। और सोचो, यहाँ तो मैं नॉर्मल गाड़ी के एग्जांपल लिया है, बड़ी SUV और लग्जरी गाड़ियों का सोचो। ऊपर से आज की डेट में सबको गाड़ियां नहीं चाहिए, गाड़ियों के साथ एस्थेटिक लुक भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ लोगों का स्टेटस भी तो दिखना है, और इसी चक्कर में वो एक और खर्चा कर बैठते हैं, एसेसरीज एंड स्टेटस। सनरूफ और इंटरनल फीचर्स पर आज इंडियन इतना ध्यान दे रहे हैं जितना वो एक अच्छी जॉब सर्च करने पर नहीं देते। देखो यार, मेरा मानना है कि इन फीचर्स रिच कार का कुछ खास यूज तो होता नहीं है, लेकिन उन्हें गाड़ियों में सिर्फ इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आप कूल लग सके। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ की डिमांड कहीं ना कहीं आज हर गाड़ी में आ रही है। तभी आप देख सकते हो कि आज इंडिया में बिकने वाली हर 4 गाड़ियों में से एक में लोग सनरूफ मांग रहे हैं। अब अगर आप देखो तो इंडिया में सनरूफ का ऐसा कोई कुछ खास काम है भी नहीं, और ये जो सनरूफ का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना, वो तो मोस्टली ठंडी जगहों के लिए बनाया गया था। और यही रीजन है कि मोस्टली कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज में इन सनरूफ वाली गाड़ियों का कुछ ज्यादा ही डिमांड है। और वही इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज में जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ सनरूफ वाली गाड़ियां ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के मुकाबले इन कंट्रीज में कुछ भी गर्मी नहीं पड़ती, पर फिर भी इंडिया में लोग सनरूफ लेकर पागल हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हो सनरूफ किसी भी बेस मॉडल में नहीं मिलता, और अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आपको गाड़ियों के ऊपर वाले मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसे में गाड़ी खुद ही चीख चीख कर बता देगी कि मेरे को इस बंदे ने ज्यादा पैसे देकर खरीदा है, यानी इस आदमी का स्टेटस सिंबल एकदम टॉप नॉच है। और इंडिया में गाड़ी का मतलब स्टेटस सिंबल है, तो लोग आंख बंद करके खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़ी SUV जैसी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, थार और स्कॉर्पियो उठाकर ले आते हैं। अब अगर हम स्टेटस सिंबल की बात कर ही रहे हैं तो लोग सिर्फ फीचर पर नहीं, नंबर प्लेट और पार्किंग स्पेस जैसी चीजों पर भी पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप देख ही सकते हो, शिमला में लोगों को गाड़ी लेने से पहले पार्किंग प्लेस का स्लॉट बुक करना पड़ता है, जिसमें अप्रोक्स 80,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। यानी स्टेटस सिंबल हासिल करने के लिए लोग गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और अपनी वेल्थ भी अच्छे से खत्म कर रहे हैं। पर ये लोग सिर्फ अपनी वेल्थ को ही खत्म नहीं कर रहे, साथ में उन पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
कॉस्ट भी खो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब उन पैसों को अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन आपने उससे एक डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा और अपने 7,11,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सोचो अगर उन 7,11,000 रुपए को आपने किसी एफडी में इन्वेस्ट किया होता या इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आप देख ही सकते हो आपके 5 साल के अंदर 13 लाख रुपए के आसपास वेल्थ बन चुकी होती, यानी उतना ही पैसा जितना आप 5 साल में खर्च कर चुके हो। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने 6.5 लाख की गाड़ी के लिए 17.5 लाख खर्च करना ज्यादा जरूरी समझा। अब इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करके बचा सकते हो। साथ ही इस प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि हमने देखा कि अपनी कार के लिए आप साल का 1,61,000 रुपए तेल पर खर्चा कर देते हो, वहीं सोचो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस और मेट्रो का यूज करते। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में अगर आप एक जगह नेहरू प्लेस से इंडिया गेट तक आपको जाना है जिसका डिस्टेंस अप्रोक्स 10 किलोमीटर है तो बस से आपको लगेंगे 20 से 25 रुपए, और अगर मेट्रो से जाना है तो लगेंगे 40 रुपए। लेकिन अगर आप इस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी गाड़ी से कवर करते हो तो आपके लगभग 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। और तो और गाड़ी के अगर मजे लेने ही है तो आप एक और तरह से पैसा बचा सकते हो। और फिर भी अगर आपको कार चाहिए तो उसके लिए आप कुछ बहुत अच्छे और बेटर तरीके यूज कर सकते हो जिससे आपका काफी पैसा बच सकता है, जो लेकर चलता है हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट पे, हाउ यू शुड बाय कार्स। पर इस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे कार्स हमारी जेब, हमारा टाइम, हमारी वेल्थ, सब चीजों को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमने देखा कि 6,56,000 रुपए की डिजायर कार खरीदने के लिए आपको 17.5 लाख रुपए तक के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब 5 साल में इतना खर्च करने से अच्छा है सबसे पहले आपको अगर ऑप्शन चूज करना है तो वो होगा सेकंड हैंड कार्स का। अगर आप गाड़ी खरीद ही रहे हो तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि पहले सेकंड हैंड कार की तरफ जाओ, क्योंकि नई गाड़ी पर 50 से 60% तक डेप्रिसिएशन लगे। इससे बेटर है कि आप ऑलरेडी यूज्ड कार चलाओ। कार्स 24 कार देखो, स्पिनी यूज्ड कार की मार्केट में ट्राइड और टेस्टेड सेलर हैं जो आपको बेस्ट प्राइस और बेस्ट कार ऑफर कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको नई गाड़ी लेनी है तो आप ईवी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। साथ ही क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है इसलिए हमारी गवर्नमेंट इसमें कई सारे इंसेंटिव भी देती है, जैसे कि परचेज के टाइम पर आपको काफी सारे अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, रोड टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। साथ ही साथ आपको ईवी व्हीकल के लिए 1 टाइम मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ता है। ये गाड़ी लो मेंटेनेंस भी है और इसमें फ्यूल का एक्सपेंसिव कॉस्ट भी नहीं आता। साथ ही आपको मल्टीपल टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि नए बजट के अंदर ईवीज पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और तो और ईवी कार्स अगर आप लोन पर लेते हो और इंटरेस्ट पे करते हो तो आप 1.5 लाख रुपए तक की एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगी। अब बताओ नॉर्मल कार को लोन पर खरीदने से इंटरेस्ट में डिडक्शन मिलती है, फ्री में रजिस्ट्रेशन मिलता है? नहीं। तो बेटर है कि आप ईवी पर जा सकते हो। देखो यार, इस वीडियो का मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं आपको कार लेने से रोक रहा हूँ और बोलूंगा भाई साइकिल चलाओ, बल्कि इस वीडियो की मदद से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में स्टेटस सिंबल और तगड़े फीचर्स के नाम पर लोगों को कैसे चूना लगाया जा रहा है और समाज में अपना टोरा दिखाने के लिए लोग आंख पर पट्टी बांधकर अपनी वेल्थ को खत्म कर रहे हैं। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, गाड़ी खरीदने से पहले हमेशा हर तरह के एक्सपेंसेस को चेक करो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करो। अगर सब कुछ आपके बजट में फिट बैठ रहा है तो गो फॉर इट, अगर नहीं तो गो फॉर सेकंड हैंड कार और एन ईवी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।